हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर और हायर परचेजर में क्या डिफरेंस है, सेल में क्या डिफरेंस है, ये सारा ही डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन सेक्शन 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ले डाउन करता है रूल एज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय मेड। मीन एक सेक्शन 5 क्या करता है, एक रूल ले डाउन करता है कि कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, ठीक है। और नथिंग टू डू विद द ट्रांसफर ऑफ पासिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ गुड्स। और किस तरह से बोला है ट्रांसफर होगी गुड्स और किस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। मीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा। बोला अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय अ ऑफर टू द बायर टू सेल गुड्स फॉर द प्राइस एंड एक्सेप्ट ऑफ सच ऑफर। मीन जिसमें क्या होगा, एक पार्टी ऑफर करेगी सेलर को कि मेरे को ये गुड्स खरीदनी है, और सेलर उसका प्राइस बताएगा और उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी उस ऑफर की, तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। और उसमें क्या होता है, इमीडिएट डिलीवरी होती है उस गुड की और इमीडिएट पेमेंट होती है, ठीक है। फॉर द प्राइस और बोथ द डिलीवरी और द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। मीन फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो पार्टीज हैं और बी क्या करता है, ये मान लिया बी है, ठीक है। बी एक पर्सन है, ये एक शॉपकीपर है और एक बायर है, ठीक है। बायर ने बोला, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया और उसने बोला कि मेरे को ये टीवी खरीदना है, ठीक है। उसने वहाँ क्या किया, उसको बताया कि ये का प्राइस कितना है, 10,000 रुपीज़ है, इसलिए इसने उसको 10,000 रुपीज़ दिए, इसने टीवी का ट्रांसफ़र कर दिया। मीन ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र, इमीडिएट ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होगी और इमीडिएट पेमेंट होगी उसी टाइम। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। और दूसरा यदि बोला है कि यदि ये बोलता है बी पर्सन कि मेरे को नेक्स्ट मंथ जब मेरी सैलरी आएगी, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को क्या करूँगा, मैं आपके शॉप से टीवी लेके जाऊँगा, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है, उस टाइम जब तुम टीवी लेके जाना तभी मेरे को पेमेंट कर देना, ठीक है। मीन तब भी वो क्या हो गया, यहाँ पर एग्री हुए पार्टीज, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, ठीक है। इसी के बारे में बोला कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, एक तो गुड्स होनी चाहिए और फिर प्राइस सर्टेन होना चाहिए और उस गुड्स उन दोनों पार्टीज में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस ऑफर की। और फिर बोला कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड करेगा इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स की और इमीडिएट पेमेंट होगी, जिसमें एक पार्टी बायर जो है वो पेमेंट करेगा, सेलर गुड्स ट्रांसफर करेगा, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। और डिलीवरी जो है वो पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है, दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शेल बी पोस्टपोन, और दोनों शेल बी पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर में उन दोनों पार्टीज में कोई एग्रीमेंट बन गया तब वो डिलीवरी और पेमेंट जो है वो फ्यूचर में पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो उसने डेट डिसाइड की कि मेरे को नेक्स्ट मंथ जो है वो सैलरी आने वाली है, मैं फर्स्ट डेट को क्या करूँगा, 1 अप्रैल को क्या करूँगा, आपसे टीवी लेके चला जाऊँगा और आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है। तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ठीक है। सब क्लॉज 2 में बोला है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बाय मेड इन अ राइटिंग और पार्शली बाय बर्ड। बोला है ये राइटिंग में भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और बाय बर्ड्स भी हो सकता है, मतलब वो आप डायरेक्ट शॉप में जाते हैं, आप कुछ चीज़ खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि टीवी खरीद लिया या आपको वॉच खरीदनी है, वो वॉच खरीद ली और तो इमीडिएट आपने पेमेंट की, आपको डिलीवरी होगी, तो इसमें कोई राइटिंग में करने की ज़रूरत तो नहीं है। बोला है ये राइटिंग में भी हो सकती है, और यदि आप फ्यूचर के लिए, जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं, जैसे कहीं आपने आप जैसे कोई आप बिजनेस करते हैं गुड्स, जैसे कि
आपने एक फार्मर के पास गए और आपने बोला कि मेरे को गन्ना खरीदना है, जब आपकी फसल जो है वो गन्ने की फसल जो है वो तैयार हो जाएगी तो आप क्या करना मेरे को कि इतने केजी 50 केजी जो है वो मेरे को गन्ना जो है वो दे देना। ठीक है, तो इस केस में ये रिटर्न में भी दे सकता है कि आपने मेरे को उस दिन बोला था कि मैं आपको जब फसल मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको वो गन्ना जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा और सेल कर दूंगा और मैं आपसे खरीद लूंगा और पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो राइटिंग में भी हो सकता है और पार्टली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी हो सकता है, मतलब ऐसे बोला हुआ वर्बली और राइटिंग दोनों में हो सकता है। और नेक्स्ट में इसमें बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बाय मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड बताए हैं कि किस तरीके से। पहले तो बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा कैसे, एक पार्टी यहाँ पर ऑफर करेगी, डिलीवरी होगी, पेमेंट होगी और दोनों पार्टी को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकती है और डिलीवरी शेल भी पोस्टपोन भी हो सकता है। फिर बोला कि राइटिंग में होगा, पार्शियली होगा। अब बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो मेड बाय इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स में भी बोला है ये बनाया जा सकता है। फॉलोइंग मोड्स दिए हैं, बोला देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकती है और दूसरा बोला इमीडिएट पेमेंट ऑफ अ प्राइस, कि मतलब आप एक शॉप में गए, आपने जल्दी से उसको पैसे दे दिए और उसने आपको गुड्स दे दी, तो यहाँ इमीडिएट डिलीवरी हो गई, इमीडिएट पेमेंट और प्राइस हो गया। ठीक है, और मे भी बोला एग्री हो सकती हैं दैट द पार्टीज टू बी द मेड ऑफ द फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में आपने ऑन पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है कि इमीडिएट डिलीवरी, बोला देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ अ गुड्स एंड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ अ प्राइस। ठीक है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। नेक्स्ट बोला इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और द पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इंस्टॉलमेंट। बोला है डिलीवरी और पेमेंट जो है दोनों ही की पार्टी की अपनी बिलिंग पर डिपेंड करता है कि वो इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट जो है डिलीवरी चाहते हैं, इमीडिएट पेमेंट चाहते हैं, या तो वो फ्यूचर के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो ये वो दोनों पार्टीज डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। इसमें बोला बोथ, या तो डिलीवरी और पेमेंट जो है वो इमीडिएट भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक जो एक गार्डन वाला एक पर्सन है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा संतरे का एक पूरा बाग है, मतलब बगीचा है। ठीक है, तो आपने उसको बोला कि मेरे को क्या करना, आप 1 क्विंटल जो संतरे हैं वो दे देना इतने रुपए में। तो इसने बोला कि ठीक है, बट मैं आपको जो पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, मतलब मैं मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। इसने बोला कि ठीक है, तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो मैं भी जितने के तुम पैसे दोगे उतने के मैं तुमको संतरे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, ऑरेंजेस ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, ये बात हुई। बोला या तो पेमेंट और डिलीवरी जो है वो दोनों ही इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, इमीडिएट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में बोला इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और द पेमेंट और बोथ आर द मेड टू द फ्यूचर डेट। बोला दोनों की, यही बात मैंने बोला इमीडिएट भी हो सकती है, फ्यूचर डेट में भी हो सकती है। अब बोला सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। बोला द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलवेज क्या होता है, गुड्स होता है और नॉट इंक्लूड होता है मनी और एक्शनेबल क्लेम। इसमें बोला है दिस सेक्शन इंशाइन इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 6, 7 और 8 एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉल होती है डेफिनेशन ऑफ गुड्स में। ठीक है, इसमें गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, और कंसीडर किया जाता है इन सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में। और थ्रो द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी जो है वो इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, बट मनी कौन सी होगी, जो करंट में मनी चली हुई है वो नॉट इंक्लूड इन उसमें उसे इंक्लूड किया जाएगा गुड्स में, क्योंकि दोबारा से सुन लीजिए, मनी मीन जो करंट में मनी होगी, मनी चल रही होगी, जैसे कि आजकल के टाइम में, जैसे अब आजकल की करेंसी जो चली हुई है, अब न्यू नोट्स आ गए, जैसे 500 का अलग से, 2000 का नोट पहले नहीं था लेकिन अब जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बोला है जो करंट मनी होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, उसको एक्सक्लूड किया गया है गुड्स की डेफिनेशन से। बट
जो पुराने टाइम के, जैसे हम अठन्नी, जैसे हमने तो नहीं देखा लेकिन हमारे पेरेंट्स ने देखी है, जैसे अठन्नी होगी, चवन्नी होगी, 50 पैसे हो गए। हमारे टाइम में तो नहीं चलते थे लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम में चलते थे। तो बोला वो वाली करेंसी जो गुड्स में इंक्लूड हो सकती है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम और मनी जो कि करंट मनी है उसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, ये बात बोली। और बाकी सारी ही इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है, बाकी सारी ही मूवेबल प्रॉपर्टी बोला है वो फॉल होती है हमारी गुड्स की डेफिनेशन में। ठीक है, आप इन नोट्स से, यदि आपको मेरी राइटिंग समझ में आएगी तो आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में दिया गया है सेक्शन 6 में, जिसमें गुड्स के बारे में बताया है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होगी, फ्यूचर क्या होगी, कॉन्टीजेंट क्या होगी। एग्जिस्टिंग, ये मैंने सारा ही डेफिनेशन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया। एग्जिस्टिंग क्या होगी, जो एग्जिस्ट करती है, एट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है। फ्यूचर मीन आप फ्यूचर में आप, जैसे कि गन्ने का एग्जांपल ले लिया कि जब फसल तैयार होगी, जब आपको ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर कंडीशन हो गया, मतलब फ्यूचर गुड्स के साथ आप कोई कंडीशन लगा देते हो। जैसे इसने बोला, गन्ने के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसने फार्मर ने बोला कि ठीक है मैं आपको गन्ना जो है 50 kg ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मैं तभी कर सकता हूँ यदि मेरी खुद की फसल अच्छी हुई, यदि मेरी ही खराब हो गई तो मैं कहाँ से दूंगा। ये उसने दे दी कंडीशन। ठीक है, ये होगी हमारी कंटीजेंट। और एग्जिस्टिंग में बोला स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन पार्ट में भी बताया था। जैसे आप एक शॉप में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, बट आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदने चाह रहे हो, आपको खुद पता नहीं है कि आपने क्या खरीदना है। फिर आपने, जब आपको कुछ भी पता नहीं है, आप अनसर्टेन वाली कंडीशन में, आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि आप टीवी लेंगे, आप वॉच लेंगे, या आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, तो आप अनअसर्टेन वाली कंडीशन में। जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मेरे को मोबाइल फ़ोन जो है वो खरीदना है, अब आपको ये पता नहीं है कि आप कौन सी कंपनी का मोबाइल लेंगे। ठीक है, तब आप होंगे असर्टेन गुड्स की सिचुएशन में। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एप्पल का मोबाइल फ़ोन लेना है, तो आप स्पेसिफिक गुड्स में आ गए। ठीक है, ये होती है हमारी असर्टेन, अनअसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन क्या क्या डिस्ट्रक्शन है कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेक्शन 7 बात करता है गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन जहां पर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बोला है यदि वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ, किसी स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है इफ विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर टू हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पैरिश और बिकम अ डैमेज नो लॉन्गर टू द आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीन फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि ए एक पर्सन है जो कि बिलोंग करता है हमारे हिमाचल से। ठीक है, हिमाचल से बिलोंग करता है। और बी एक पर्सन है, वो है बायर, और ए है एक सेलर। ठीक है, अब इसके तो अपने गार्डन है, मतलब अब बगीचे हैं एप्पल के। ठीक है, इसने बोला बायर ने कि आप मेरे को क्या करना, आप मेरे को 4 जो क्विंटल है वो जो है एप्पल ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, अब उसने पैकिंग वगैरह, उसने अपना जो गोडाउन है वो नहीं देखा है, और उसने बोला कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, आपको ये एप्पल जो है वो इतनी डेट को, मैं जैसे आने वाली जो फर्स्ट डेट होगी, जैसे 1 जनवरी होगी, उसमें मैं आपको एप्पल जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, फिर हुआ क्या कि ए ने यहाँ पर अपना गोडाउन नहीं देखा था। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन उसको खुद की जो एप्पल उसने रखे थे अपने गोडाउन में, उनके बारे में पता ही नहीं था कि वो ठीक है या नहीं है। फिर उसने जाके अपना गोडाउन देखा तो उसके तो सारे एप्पल जो है वो खराब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। ठीक है, मीन उसकी गुड्स जो है वो पैरिशिंग नेचर की हो चुकी थी। तो यहाँ पर बोला कि उसने बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स जो है वो पैरिशिंग हो चुकी थी, बट उसको खुद को नॉलेज नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है,
समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि यहां बोला गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ सेल। मीन जब गुड्स जो है पैरिशिंग होगी बिफोर सेल, सेल से पहले बट एग्रीमेंट टू सेल के बाद। ठीक है। where there is an agreement to sale of specific goods are subsequently are the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged no longer are to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer or agreement to the avoided। ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, एग्रीमेंट जो होगा अवॉइड हो जाएगा। और पार्शियल डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं। इफ पार्ट ऑफ द शिपमेंट इज लॉस्ट, यदि बोला है शिपमेंट का पार्ट जो है वो लॉस्ट हो चुका है, मतलब कोई भी गुड्स है जिसका पार्ट मतलब 50% जो गुड्स है वो खराब हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, गुम हो गई है, उस तक नहीं पहुंची है। एंड रेस्ट अराइव्स इन फैक्ट द बायर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द गुड्स दैट डिड नॉट perish even though the amount is different than otherwise contracted in the sale। if the sale was considered indivisible it would be voided। ठीक है। यहां बात की गई है पार्शियल डिलीवरी की। मीन आपने कुछ भी गुड्स मंगवाई, ठीक है, बट आपको वहां उसकी डिलीवरी ही 50% हुई, तो क्या आप या 30% हुई, मतलब आपने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया है कि एक बायर है, वो एग्री हो जाता है परचेज करने के लिए कंप्लीट सेट ऑफ चाइना प्लेट खरीदने के लिए वो एग्री हो जाता है। एंड बोला है एंड सेवरल प्लेट्स एंड कप। ठीक है, एक कंप्लीट सेट उसने मंगवाया था अपनी सेवरल प्लेट्स एंड कप का। फिर होता क्या है कि वो ब्रोकन हो जाता है एंड द सेल लाइकली वुड बी द कंसीडर ऑफ इंडिविजिबल ऑफ द बायर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट परचेजर ऑफ द रिमेनिंग आइटम। मतलब यहाँ उसने कंप्लीट सेट मंगवाया था चाइना कप एंड प्लेट्स का। ठीक है, हुआ क्या, उसको जैसे कि 10 उस सेट में 10 प्लेट्स थी, लेकिन उसको सिर्फ वो जो मटेरियल था, मतलब पूरा पैकेजिंग था, वो टूट गया और उसको कितनी मिली, सिर्फ 3 प्लेट्स जो है वो उसको रिसीव हुई, बाकी जो है उसको पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गई, मतलब खराब हो गई थी। तब इस केस में बोला, कोर्ट ने बोला कि होगा क्या, तब यहाँ पर जो ये पर्सन है बायर, वो लायबल नहीं है उनको खरीदने के लिए या मतलब उसके पेमेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ यदि 50-50 वाली बात आती है, यदि जो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ है, मतलब 50% जो है वो ख़राब हो जाती है, पार्शियल डिलीवरी हो जाती है, और 50% जो है वो उसको मिल जाती है, तो यहाँ पर जो बायर होगा वो लायबल होगा 50% की पेमेंट करने के लिए। और यदि 50% की पेमेंट भी नहीं हुई है, तब बोला है लायबल नहीं होगा उसको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस की। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस है और एग्रीमेंट टू सेल वैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में बोला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्राइस का मतलब होता है द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल। ठीक है, मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए सेल में, तब उसको बोला जाता है प्राइस। प्राइस सेक्शन 9 में बोला असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, द प्राइस इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड। बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तब बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस जो है वो फिक्स्ड कर देना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। मे बी द लेफ्ट टू द फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्री और मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉज ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, मीन उसी टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी टाइम हमें क्या कर लेना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है उनके बीच में प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड अकॉर्डेंस विद द foregoing provision the buyer shall pay the seller or reasonable price। यदि पहले प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है तो क्या होगा, बायर शैल बी लाइबल होगा पे करने के लिए एक सेलर को रिजनेबल प्राइस, मतलब जितने की वो गुड्स जो है वो उसको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बोला है बट इज द रीजनेबल प्राइस। जो क्वेश्चन आता है कि रीजनेबल प्राइस क्या होता है, रीजनेबल ऑफ प्राइस ऑफ फैक्ट डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस में।
ये तो डिपेंड करता है केस पर, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आप क्या चीज़ जो है वो परचेज करेंगे। आप एक टीवी खरीदने जा रहे हैं तो उसका एक अलग प्राइस होगा, और आप एक फ्रिज लेने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, तब उसका प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा। बोला है यदि पहले से कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो बायर होगा जिसने वो चीज़ खरीदी है वो शेल विद लाइबल होगा ए को, वो ए से उसने जो खरीदा है उसको उसको पेमेंट करने के लिए लायबल होगा। बोले रीजनेबल प्राइस जो है उसको पे करना पड़ेगा। एनालिसिस क्या है, द प्राइस में भी फिक्स्ड किए जाएंगे बाय द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीड बाय और कॉज ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, जो कि डिसाइड हो जाए और जो कि पार्टीज जो है वो डिसाइड करें, एग्री हो उसको खरीदने के लिए। फिर बोला वेयर द पार्टी इज नॉट डिटरमाइंड, यदि पार्टी ने डिटरमाइन नहीं किया है पेमेंट कि कितना पे करना है, तो उसको रिजनेबल पे प्राइस जो है वो पे करने पड़ेंगे सेलर को। फिर बोला पार्टीज कैन चूज एनी करेंसी एज अ, बोला पार्टी जो है चूज कर सकती है एनी करेंसी, मीन यदि पार्टी जो है वो जैसे यूएसए की हैं तो वहाँ जो जैसे कि जो पार्टी है वो बाहर की है, यदि वो इंडिया के किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसको अपनी करेंसी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो किस मेथड में पैसे लेना है, क्या आप डॉलर में पेमेंट लेना चाहते हैं या आप रुपए में पेमेंट लेना चाहते हैं, वो सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन अ फ्यूचर, तो बोला यदि फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लेंगे फॉर द फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर फिक्सेशन ऑफ अ प्राइस इज ऑल्सो वैलिड अंडर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें बोला है फ्यूचर जो फ्यूचर फिक्सेशन ऑफ प्राइस है वो वैलिड होता है अंडर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर अनसर्टेनिंग बिकॉज द प्राइस वाज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। एंड ये एक केस है जिसको आप यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसमें क्या था कि इन दिस केस द स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी फ्रेम की सेल ऑफ लिक्वर के लिए ऑन सम पार्ट एंड द स्टेट अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली में क्या हुआ, बिड्स वर इन्वाइटेड, बोले बिड्स जो है इन्वाइट किए गए थे बाय द मैन्युफैक्चरिंग फॉर सप्लाई ऑफ लिक्वर के लिए, और एडहोक प्राइस जो है वो फिक्स्ड किए गए थे in the entire financial year. Subsequently, the final price was fixed at the rate of lower than the ad hoc price, and the supplier become the liable to repay the state in the difference between the final price and ad hoc price, ठीक है। यहाँ पर मतलब फिक्स्ड नहीं किए गए थे, स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो आगे आगे उसकी जो डेट है वो नेक्स्ट करे जा रहे थे, क्योंकि जैसे होता है ना कि कई बार बोलते हैं कि इस गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, इसका कम हो जाने वाला है, तो ऐसे ही वो अपने बेनिफिट के लिए देख रहे थे, जिसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि द प्राइस मस्ट बी नॉन एट द टाइम ऑफ अ सेल। The court said that when a sale of any commodity is made, the seller and the purchaser both have know the sale or purchase price at the time of the before of the sale, ठीक है। इसमें बोला है कि इसमें बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें बोला प्राइस जो है वो मस्ट बी नॉन होनी चाहिए टाइम ऑफ सेल, मतलब उसी टाइम ऑफ सेल जब सेल हो रही है उसी टाइम जो है प्राइस का पता लग जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे शायद उनको पता ही नहीं हो कि ये गुड्स जो है वो इतने की जो है वो बिकने वाली है। यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल से मैं एक समझाऊंगी, जैसे कि कोई भी जैसे अपने ही एक ऑक्शन लगती है, तो जब एक ऑक्शन लगती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ही जो लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऐसे ही खड़े कर देते हैं कि आप क्या करना, आप अपनी जैसे जो लोग जितनी बोली लगाएंगे, मतलब जितना पेमेंट के लिए वो तैयार होंगे, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल देना, जिससे वो लोग और ज़्यादा महंगी वो जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है इसमें एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज वर्सेस मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। यदि आप इस
लेक्चर को देखना चाहते हैं, मतलब आप इस केस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है एग्रीमेंट टू सेल एट द वैल्यूएशन, कि एग्रीमेंट टू सेल बोला है एट वैल्यूएशन में, वेयर देयर इज अ agreement to sell in a goods on a term that the price is to be fixed by valuation of the third party। बोला है यदि दोनों पार्टीज जो है वो डिसाइड ना कर पाए, एक दूसरे पर भरोसा ना हो, तो वो थर्ड पार्टी को भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन के लिए वो मतलब फिक्स्ड कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी के भी ले सकते हैं। जैसे कि ए और बी के बीच में, ए और बी दो पर्सन है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और ए पर्सन को बी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और बी को भी ए पर कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ पर ए क्या करेंगे, सी पार्टी को नॉमिनेट अपॉइंट करेंगे अपनी वैल्यूएशन को फिक्स करवाने के लिए। ठीक है, एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन ऑफ द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, एंड प्रोवाइडेड दैट if the goods or any part thereof have been delivered to the appropriate by the buyer, he shall be reasonable price thereof। ठीक है, और when such third party is prevented from making the valuation by the fault or the seller or a buyer, the party not in fault may maintain in a suit for damages against the party in a fault। बोला है यदि थर्ड पार्टी जो है जब दोनों पार्टी जो है वो एक डिफॉल्ट मतलब वो पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि ए ने क्या किया, इसको तो अपनी कार ट्रांसफर कर दी और इसने क्या किया, पेमेंट ही नहीं किया, तो ए क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके उसको स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अपनी डैमेजेस क्लेम करने के लिए। एनालिसिस में बोला द बर्ड ऑफ दैट द थर्ड पार्टी विल बी द फाइनल और बाइंडिंग, मतलब जब थर्ड पार्टी को आप अपॉइंट करेंगे तो वो फाइनल होगी और बाइंडिंग होगी दोनों पार्टीज पर। बोला इफ अ प्रपोज्ड बायर हैज पेड एनी मनी वेयर इट in respect of the goods he may recover it may be the total failure of the consideration। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर, यदि आप किसी थर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट कर रहे हैं फिक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यूजुअली असेंस द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द वैल्यू इज नॉट अपॉइंटेड ऑन द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। ठीक है, एंड पर्टिकुलर पर्सन इज नेम्ड अपॉइंटेड टू वैल्यूअर टू द टास्क ऑफ वैल्यूइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अनदर। मीन आपने यहाँ पर सी को किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, तो आगे वो किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता, मतलब डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी जो वैल्यूइंग डेलीगेशन जो है वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मतलब नाइदर पार्टी इज, कोई भी पार्टी जो है वो लाइबल नहीं लाइबल टू पे विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब किसी बिना डिफॉल्ट के वो लाइबल नहीं होगी पेमेंट करने के लिए। और इन केस वेयर देयर इज where the court is opinion that the appointment of the valuer is not of the essence of the contract may be ascertain or value itself। ठीक है, और the valuation may also impeach on the ground of fraud or inclusion, यदि fraud और वगैरह वगैरह ये सब हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, जो भी टर्म एंड कंडीशन जो है वो डिसाइड हुई है वो उसको कंप्लीट नहीं करता है, तो पर्सनली वो लाइबल होगा टू द पार्टी हु इज सफर, जो पार्टी सफ़र कर रही है लॉस को, उसको डैमेजेस देने के लिए लाइबल होगा। व्हेन द वैल्यूएशन इज मेड द परसुएंट टू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इट बाइंड देम एंड द रेमेडी ऑफ द पार्टी हु पेज टू हायर प्राइस और रिसीव टू लिटल एट द अगेंस्ट द वैल्यूअर। ठीक है, यही था, आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा जो हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो आज हमने यहाँ पूरा कंप्लीट कर लिया है। जर्नल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जर्नल सेक्शन 4 के बारे में, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है और इसके बारे में, और फिर आज हमने सब्जेक्ट मैटर को भी डिस्कस कर लिया, प्राइस को भी डिस्कस कर लिया। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी जो भी है, जिसमें मैंने लास्ट के 3 वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख लेना जाके, क्योंकि
यदि आपको पूरा ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है तो आप शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ like, share and subscribe, press the bell icon for further notification. Thanks for watching.